Okay, so hey, hello. Myself Abid Chatterjee, and today I am going to continue the chapter Chemical Equilibrium. It will be our seventh lecture. Actually, इधर सिक्स लिखा है. ये सेवेंथ लेक्चर होगा हमारा. सेवेंथ लेक्चर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम. आज का ये जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया था हमारा. रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड डेंसिटी. ठीक है, वेपर डेंसिटी इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था. ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. एंड हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पहला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा इधर. ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द होल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. क्योंकि पूरा इक्विलिब्रियम जो है वो ली चैटलियर्स के प्रिंसिपल पे ही काम करता है. ठीक है, ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल मतलब कुछ भी, अगर आपका कंसंट्रेशन कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है. अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट रहा है या बढ़ रहा है तो भी आपका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा. और उस डिस्टर्बेंस को कैसे इक्विलिब्रियम वापस से मैनेज करके अपना स्टेबल पोजीशन पा लेता है, उसके बारे में ली चैटलियर्स ने बताया था. उसके बारे में एक प्रिंसिपल दिया था. ठीक है, तो ली चैटलियर्स के प्रिंसिपल के ऊपर पूरा जो इक्विलिब्रियम है एंटायरली डिपेंड करता है. तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. ओके, सो हाँ, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड. ओके, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू द रिवर्सिबल रिएक्शन. सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम अगर किसी भी रिएक्शन में अटेन हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम अगर आ रहा है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही आएगा. रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही आएगा. तो ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ही ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा. जैसे कि a प्लस बी गिविंग मी सी प्लस डी. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया. मतलब ये एक रिएक्शन साइकिल को शो करता है. इफ वी चेंज द फैक्टर्स ऑफ द रिएक्शन, इफ वी, ये प्रिंसिपल है, ये मेन प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इफ वी चेंज द फैक्टर्स ऑफ द रिएक्शन, लाइक चेंजिंग द concentration, this is the first factor. Then concentration means number of moles. मैं concentration change कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? अगर रिएक्टेंट में, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है और वो एकदम अपना मस्त इक्विलिब्रियम बना के बैठा हुआ है, एंड मैंने जाके रिएक्टेंट जो है, रिएक्शन प्रोडक्ट जो एक साइकिल है, वो बराबर साइकिल चल रहा था, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, मस्त स्टेबल कंडीशन में रिएक्शन जो है वो आ गया है, अपना स्टेबल कंडीशन इसने अचीव कर लिया है. देन अगर मैं जाके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहा हूँ. या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का. ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाऊंगा इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन को जैसे बढ़ाऊंगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? अपने आप को एडजस्ट करना चाहेगा. इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? स्टेबल कंडीशन पे वापस आना चाहेगा. ठीक है, इस चीज को वापस अचीव करना चाहेगा. ठीक है, उसके लिए वो कुछ फोर्स लगाएगा.
इसी फोर्स के बारे में जो भी इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम अपना कंडीशन, स्टेबल कंडीशन वापस पाना चाहता है। ठीक है, इसी के बारे में ली चैटलियस ने प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? दूसरा फैक्टर है वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, प्रेशर तीसरा फैक्टर है हमारा, प्रेशर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है? ठीक है, वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट हो रहा है? एंड टेम्परेचर में, टेम्परेचर, दिस इज फोर्थ फैक्टर। एंड वी हैव फाइव फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर, दैट इज एडिंग सम इनर्ट मटेरियल। ठीक है, पांच फैक्टर्स है जो कि हम लोग चेंज करने पे, ठीक है, जो कि हम लोग चेंज करने पे रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट चेंज। ठीक है, मैं फैक्टर्स को अगर चेंज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने की वजह से इक्विलिब्रियम वापस से क्या करेगा? इक्विलिब्रियम वापस से क्या करेगा? अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो वो फैक्टर्स हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। अगर कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है। देन वी हैव वॉल्यूम। इफ आई एम चेंजिंग द वॉल्यूम, देन हाउ विल इक्विलिब्रियम गेट बैक टू इट्स स्टेबल पोजिशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर आप ऐसे देख सकते हो, पीवी इक्वल टू एन आर टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या इफेक्ट होगा? तो गैसियस, जनरली हम लोग गैसियस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम जो है, किसको कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे पहुंचे थे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। ए प्लस बी मेरा रिएक्टेंट है, सी प्लस डी, ठीक है, प्रोडक्ट है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल होगा तब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था कि ये जो चीज है ली चैटलियर प्रिंसिपल, तभी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के कितने फैक्टर्स है? वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड एडिंग सम इनर्ट मटेरियल। ये सब फैक्टर्स पे कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस तभी एप्लीकेबल होंगे। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था कि ये सारे कंडीशन तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके पास क्लोज्ड क्लोज्ड वेसल प्रेजेंट हो। क्लोज वेसल प्रेजेंट हो और जो रिएक्शन है वो क्लोज वेसल में ही हो रहा हो, तभी जाके आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल होगा फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, so an equilibrium will try to undo equilibrium will try to undo the change. Thus equilibrium will shift in such a direction so as to undo the change. ठीक है, आपने कोई भी कंसंट्रेशन में, वॉल्यूम में, प्रेशर में या तो इनर्ट मटेरियल डाल के इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब किया, तो वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वापस अटेन होने के लिए कहाँ पे रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में वो चेंज अंडू हो जाए, मतलब वो चेंज जो आपने किया है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा वो चेंज। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है मूव करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मूव करेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है हमारे पास? पहला कंडीशन है कंसंट्रेशन का पहला कंडीशन है जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करेंगे तो कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब होगा। जैसे मैं इधर ले लूं, हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल ले लूं, 3H2 गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब ये कंडीशन है, अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के या तो रिएक्ट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज करता हो तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज होगा वो हम लोग देखेंगे अभी। ओके, सो अगर मैं N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ,
N2 की कंसंट्रेशन को मैं अगर बढ़ा देता हूँ तो मेरा रिएक्शन जो है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे ही N2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी वैसे ही इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रिएक्शन को क्या लगेगा, मेरा जो कंटेनर है उसमें N2 गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस गैस का यूटिलाइज करके मुझे अमोनिया बनाना है वापस। तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव होने लगेगा। ठीक है, अगर मैं H2 की कंसंट्रेशन सिमिलरली मैं इंक्रीज करता हूँ, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को बढ़ाता हूँ, तो भी मेरा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा। अगर मैं अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ, जो कि प्रोडक्ट है मेरा, मैं अमोनिया का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो रिएक्शन है उसमें अमोनिया का परसेंटेज, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रिएक्शन का वापस इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा। तो अमोनिया गैस ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन जो है बैकवर्ड, रिएक्शन जो है बैकवर्ड मूव करने लगेगा। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन, ये मेरा कंडीशन है, कंसंट्रेशन में मैं चेंज करता हूं तो ये हो सकता है। ठीक है, अब ये सब कंडीशन मुझे पता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि मुझे ये हेबर्स प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस इंडस्ट्री में इस प्रोसेस से अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस इज थ्रू दिस हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में पूछा कि मुझे अमोनिया गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, so what will be the change I have to do to get more and more ammonia gas। ठीक है, तो मुझे पहला कंडीशन तो क्या है, मुझे N2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी तो अमोनिया मुझे ज्यादा मिल सकता है। H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो भी ज्यादा मिल सकता है। दोनों की कंसंट्रेशन में साइमल्टेनियसली इंक्रीज करूं, ठीक है, तो भी नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करूं तो भी मुझे अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं अमोनिया का कंसंट्रे मुझे इधर क्या नहीं करना है, अगर मैं अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ, ली चैल्डियर्स क्या बोलता है, अमोनिया का कंसंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा टू अटेन इट्स इक्विलिब्रियम बैक। ठीक है, वापस से इक्विलिब्रियम पाने के लिए बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, industrial manufacturing of H2SO4 is done through this reaction, is done through this reaction. If I am reacting 2 moles of SO2 and 1 mole of O2, it is giving me 2 moles of SO3। ठीक है, यही जो चीज है इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद, SO3 का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको H2SO4 मिलता है, हमको H2SO4 मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये जो चीज है SO3 इसमें मेन प्रोडक्ट है। अगर मुझे H2SO4 या तो मुझे SO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, आपको अगर पूछा गया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मेरे को SO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो क्या क्या चेंजेस है कंसंट्रेशन, पहले कंडीशन के ऊपर क्या क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ। तो SO3 का जैसे ही कंसंट्रेशन में डाउन करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा SO3 बनने लगेगा। मैं अगर इधर से SO3 हटाता हूँ और कंटिन्यूअसली हाइड्रोलिसिस करता रहता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बनता रहेगा, रिएक्टेंट मेरा जो है ये रिएक्ट होता रहेगा कंटिन्यूअसली। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ तो भी होगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ तो भी मुझे SO3 की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ SO3, ये कंडीशन है जो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन वी हैव, चेंज इन प्रेशर, change in pressure। If I am increasing the pressure, equilibrium will shift to that direction which have lesser number of moles। अब ये क्या बोल रहा चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है कि अगर मैं, we know that I am having ideal gas equation PV equal to nRT, PV equal to nRT होता है।
ठीक है। अगर मैं इसके जगह पे P इक्वल टू N/V/RT लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, देन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता दिखेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई भी रिएक्शन है उसका अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन है उसका अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ मैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन विल सीम्स टू बी इंक्रीज। ठीक है, मतलब इसका मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें गैसियस मोल्स है, मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स है, ठीक है, और ऊपर से एक पिस्टन है मेरे पास, ऊपर से एक पिस्टन है, ठीक है। इस पिस्टन को मैं इस हाइट पे से, इस पिस्टन को इस हाइट पे से नीचे लेके जाता हूँ। मतलब अगर मैं इधर से प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, इफ आई एम पुटिंग सम प्रेशर ऑन दिस पिस्टन, सो द पिस्टन विल कम हियर एंड द वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, बट नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मेरा जो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, जो भी है रिएक्शन के मोल्स है, वो मोल्स जो है वो उतने ही है, बस मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या किया? प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन है, पर यूनिट वॉल्यूम जो टोटल कंसंट्रेशन है, वो मुझे इंक्रीज होता दिखेगा। But I am just increasing the pressure, I am not increasing the concentration. This is the second condition we have. I am just increasing the pressure, the volume is decreasing because there is a inverse relationship. I am having number of moles here, so if the volume is decreasing, my entire concentration will seems to be increase. Okay, my entire concentration will seems to be increase. So तो ये इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? अगर ये चीज हो रहा है इधर, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि भाई मैं, ये जो वॉल्यूम है ये घट रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम घट रहा है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? उस साइड शिफ्ट होना चाहेगा जिस साइड पे लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। किस साइड पे शिफ्ट करना चाहेगा? टू दैट साइड विच हैव लेसर नंबर ऑफ मोल्स। क्यों लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा? क्योंकि जो पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन है वो मुझे मेरा इंक्रीज होता दिख रहा है। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन वेयर द कंसंट्रेशन इज लेस, वेयर द कंसंट्रेशन इज लेस। अब देखिए, इसकी जगह पे मैं ये वाला एग्जांपल ले सकता हूँ, हेबर्स प्रोसेस का मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर ये मेरे पास रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, ये हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन दे रखा है, एंड आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ SO3 लिखा है, तो मुझे अगर प्रोडक्शन ऑफ NH3, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, व्हाट द कंडीशन, ठीक है, व्हाट चेंज आई हैव टू डू, ठीक है, क्या करना होगा मुझे? मुझे नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन इटसेल्फ विल एडजस्ट लाइक दैट इट अगेन रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है, मैंने इंग्लिश में मत जाइएगा, थोड़ा सा हिला हुआ है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझिए। क्या बोलना चाहता हूं मैं कि अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया फॉर दिस रिएक्शन, एंड इफ आई एम वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू विच डायरेक्शन, दैट द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल गेट इंक्रीज। तो इस हिसाब से, प्रेशर के रूल के हिसाब से, इधर मेरे पास कितने मोल्स है? I am having 4 moles here, 1 mole here, 3 mole here. I am having 4 moles here, okay, and I am having 2 moles here. ठीक है, 2 moles है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा रिएक्शन जो है आपको इधर से दिख रहा है, जिस साइड कम मोल्स है उस साइड शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दिस डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, देन अमोनिया आई विल गेट अमोनिया मोर एंड मोर। ठीक है, मुझे अमोनिया ज्यादा मिलेगा अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ फॉर दिस रिएक्शन।
ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग इसका ले सकते हैं PCl5 का। 1 mole of PCl5 giving me 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2. So if I am increasing the pressure for this reaction, if I am increasing the pressure for this reaction will move backward. This reaction will move backward direction. ठीक है, backward क्यों जाएगा? क्योंकि इस साइड रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास एक ही मोल है. I am having 2 moles of product and 1 moles of reactant, so the equilibrium will shift to backward direction. Okay, clear है इतना? ये जो नोट है ये अच्छे से नोट कर लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, क्या बताया है इसमें? इफ आई एम अल्टरिंग द प्रेशर व्हेन डेल्टा Ng इक्वल टू 0 देन इक्विलिब्रियम विल नॉट इफेक्ट. इसका मतलब क्या है? अगर मेरा नंबर ऑफ मोल्स में प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ मोल्स में डेल्टा Ng, इफ आई एम हैविंग डेल्टा Ng इक्वल टू 0 देन कंसंट्रेशन का टर्म ही हट गया. मतलब मेरा जो मोल्स है दोनों साइड पे मेरे मोल्स इक्वल है. देन द रिएक्शन विल नॉट शिफ्ट टू एनी ऑफ द इधर डायरेक्शन. ठीक है, ठीक है, कोई डायरेक्शन में मूव नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं मिलेगा भाई. जिस साइड पे कम कंसंट्रेशन है प्रेशर बढ़ाने पे उस साइड जाएगा, पर अगर दोनों साइड पे इक्वल कंसंट्रेशन है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा Ng मेरा 0 है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट नहीं होगा. इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्लियर है इतना? आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं. चलिए थर्ड कंडीशन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ या तो जो भी वीडियो में इधर आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ही धीरे धीरे बताता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो बराबर समझ में आए. तो मेरा स्पीड जो है बहुत स्लो है. आई एम थिंकिंग दैट माई स्पीड इज़ वेरी स्लो. सो इफ़ यू आर, अगर आपको लगता है कि मेरा जो स्पीड है वो बहुत स्लो है तो आप मेरा वीडियो कोशिश करिएगा कि 2x पे या 1.5x पे देखें तो बेटर एक्सपीरियंस रहेगा आपको भी समझने में, क्योंकि वीडियोस भी थोड़े बहुत लंबे हैं. ठीक है, चलिए. तो चेंज इन टेम्परेचर, मेरे पास थर्ड कंडीशन क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है. ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर का रूल क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट to that direction which proceeds with absorption of heat. क्या बोल रहा है proceeds with absorption of heat? मतलब जिस साइड पे हीट एब्जॉर्ब होता है वो वाला साइड मेरा एंडोथर्मिक साइड होगा. एज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज एंडोथर्मिक कंडीशन. ठीक है, एंडोथर्मिक होता है. ठीक है, जैसे मैं ये एक रिएक्शन लेता हूँ, ये एक एग्जांपल है, इसका एक रिएक्शन लेता हूँ. तो A प्लस बी जो है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का हीट ले रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, एंड इट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट बाय रिएक्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ हीट. ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है. तो इफ आई एम चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो पहला क्या है? टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन पे जाएगा? विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब एंडोथर्मिक साइड पे चला जाएगा. रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक साइड पे जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोसीड होगा उसी डायरेक्शन में. ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उस डायरेक्शन में जाएगा. नॉट टू दैट डायरेक्शन विच इज हैविंग द एंडोथर्मिक साइड. मतलब ये एंडोथर्मिक साइड है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो इस साइड पे नहीं जाएगा. It will not move to that direction. It will not shift to that direction. It will shift to that direction which direction proceeds with the absorption of heat. मतलब जिस साइड पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है
उस साइड पे जाएगा। मीन्स ये वाला साइड मेरा एंडोथर्मिक है एंड ये वाला साइड मेरा एक्सोथर्मिक है, ये वाला साइड मेरा एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इधर का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट होके वापस मुझे हीट दे रहा है, वापस मुझे हीट दे रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। तो मेरा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव करेगा, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड मूव करेगा। क्यों फॉरवर्ड मूव करेगा? रिएक्टेंट चाहेगा, अगर मैं हीट को बढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन को लगेगा कि जो रिएक्शन में जो हीट था ऑलरेडी इट इज अटेनिंग इक्विलिब्रियम, रिएक्शन को लगेगा कि जो रिएक्शन का हीट है वो बढ़ गया है। तो रिएक्टेंट क्या बोलेगा कि मैं वो और ज्यादा एब्जॉर्ब करता हूँ हीट और प्रोडक्ट और ज्यादा बनाता हूँ। सो फॉर दिस रिएक्शन इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, मतलब प्रोडक्ट मुझे ज्यादा मिलेगा फॉर दिस रिएक्शन इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में रिएक्शन फास्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फास्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अगर मैं, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, इधर मैं रिएक्शन लिखा था, ये गड़बड़ है बाबा। इसको, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये ऑटो करेक्ट हो गया है। चलिए इसको इग्नोर करते हैं, मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन, अगर इसके साथ में, अरे यार इधर 1000 कैलोरी लिखा था मैं, वो पता नहीं अपने आप कैसे ऑटो करेक्ट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ इफ आई एम हैविंग 1000 कैलोरी, if I am getting 1000 calorie with the product HI, means my forward reaction, means my forward reaction is exothermic. My forward reaction is exothermic, okay, and my backward reaction is endothermic, okay. Backward reaction is endothermic. अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम जो है किस तरफ शिफ्ट होगा, बताइए किस तरफ शिफ्ट होगा। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो उस तरफ शिफ्ट नहीं होगा जिस तरफ एंडोथर्मिक साइड है, जिस तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उस तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, for this reaction if I am increasing the temperature the reaction will shift in backward direction। तो अगर मैं बोलूं मुझे HI का, अगर मैं बोलूं मुझे HI का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो आप टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करोगे? तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा सॉरी, आपको टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा क्योंकि backward reaction is proceeds in an endothermic way, backward reaction is proceeds in an endothermic way। तो मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ ज्यादा से ज्यादा H2 बनने लगेगा, I2 बनने लगेगा जो कि रिएक्टेंट है। आई वांट माय प्रोडक्ट एज HI, ओके, मेरी इंग्लिश थोड़ी हिल गई है फिर से। ठीक है, HI का प्रोडक्शन मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो मैं टेम्परेचर को कम रखूंगा। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन के लिए आप बता सकते हैं, इस रिएक्शन के लिए आप बता सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो रिएक्शन जो है वो किस साइड मूव होगा, किस साइड इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होगा। आई एम हैविंग N2 + 3H2 गिविंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया -22.4 कैलोरी। ठीक है, इसमें माइनस हो रहा है तो थोड़ा बहुत दिमाग का यूज करिएगा, इसमें माइनस का ज्यादा कुछ रोल नहीं है,
इसको खाली आपको गुमराह करने के लिए ये लिखा गया है -22.4 कैलोरी। इसको आप सीधा इधर ले आइएगा, N2 + 3H2 प्लस क्या था 22.4 कैलोरी, गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब बताइए किस तरफ एंडोथर्मिक है, किस तरफ एक्सोथर्मिक है। आई थिंक ये जो है आगे प्रोसीड हो रहा है, ये जो पार्ट है ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, आगे वाला, पीछे वाला एक्सोथर्मिक है। ये हमको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। ठीक है, N2 + 3H2 गिविंग +22.4 कैलोरी। इतना हीट मिल रहा है अमोनिया बनने के लिए। तो मुझे अमोनिया का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा चाहिए, अमोनिया का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो ही मुझे अमोनिया ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक साइड, ये एंडोथर्मिक साइड है तो प्रोसीड होगा और अमोनिया गैस देगा। ठीक है, चलिए बहुत चर्चा हो गई है इस टेम्परेचर पे। मुझे लगता है कि ये अब तक समझ में आ जाना चाहिए जितना भी करवाया है टेम्परेचर। अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन में जाने के पहले, जाने से पूर्व, अगले कंडीशन में जाने से पूर्व आप थोड़ा ये नोट कर लीजिएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो चेंज इन हीट होगा, मतलब एडिशन होगा, हीट का एडिशन होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, एंड हीट जो है उसको रिमूव करना चाहेगा। कौन रिमूव करना चाहेगा भैया? इक्विलिब्रियम खुद चाहेगा। इक्विलिब्रियम खुद चाहेगा कि मेरा जो हीट है, जो एक्सेस हीट है, जो एक्सेस हीट है उसको मैं रिमूव करूं। ये अपने आप पेन का कलर क्यों चेंज हो जा रहा है पता नहीं। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन वेयर द हीट एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस। ओके, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन इज एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल क्या है? इनर्ट मटेरियल आप बोल सकते हो कि नोबल गैस जितने भी है वो सब इनर्ट मटेरियल है। ठीक है, नोबल गैस जितने भी है इनर्ट मटेरियल है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनके अलावा भी ऐसा कुछ मटेरियल आप रिएक्शन में डालते हो जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही इनर्ट है, तो भी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा। पॉइंट क्या है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये भाई ऑटो करेक्ट क्यों हो जाता है अपने आप? 4 नंबर। ओके, addition of inert material, addition of inert material which do not react with the reactants and products। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे तो क्या करे? क्या बोल दिया भाई? तो क्या करे? इनर्ट मटेरियल रिएक्ट ना करे तो क्या करे? वॉल्यूम को बढ़ाए। भाई काम तो कर रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। अगर इनर्ट मटेरियल मैं कोई रिएक्शन में डाल देता हूँ, मस्त इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है कोई रिएक्शन, अगर मैं इनर्ट मटेरियल डाल देता हूँ तो वो क्या करेगा? इनडायरेक्टली वॉल्यूम को बढ़ाएगा। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम को बढ़ाएगा। वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो आपको तो पता ही है, पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम को अगर बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, है ना? प्रेशर घट जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मेरा जो कंसंट्रेशन है, अगर वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, इनर्ट मटेरियल डालने पे वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, प्रेशर घट जा रहा है, तो कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये भैया ये का हो गया, कंसंट्रेशन जो है बढ़ गया। कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ गया, इक्विलिब्रियम को क्या लगेगा कि मेरा जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन का वो बढ़ गया। इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होना चाहेगा जिस साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड पे ज्यादा होगा, हिंदी में लिख दूं, जिस साइड ज्यादा
होगा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन विच हैव मोर कंसंट्रेशन, मोर नंबर ऑफ मोल्स। रूल क्या है? रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जबकि आपका जो वॉल्यूम है, हाँ पहला ये है, सॉरी पहला ये है, अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख दिया भैया, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख दिया, जस्ट अ मिनट, आई एम हैविंग सम ट्रबल विथ दिस सिस्टम। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख दिया तो ये जो जितनी बातें मैंने की अभी, ये जितनी बातें की, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट रख दिया तो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर वॉल्यूम को आप चेंज ही नहीं करने दे रहे हो, वॉल्यूम को आपने फिक्स कर दिया, तो ये जो है वॉल्यूम को बढ़ाओगे कैसे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन को इफेक्ट किस में होगा? इफ एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हो एंड इनर्ट मटेरियल डालते हो तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, देन दिस कंडीशन, ये जो मैंने बताया, देन दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल। क्या है एप्लीकेबल? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन which have more number of moles, which have more number of moles, it eventually increase the per unit volume, eventually increase the per unit volume। आप अगर बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन जो है वो कम होता दिख जाएगा, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ जाएगा कम होता दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है? उसको लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को लग रहा है कि भाई प्रेशर हटा दिया है, प्रेशर हटा दिया है मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो कंसंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ पे नंबर ऑफ मोल्स उसको ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़े, ये समझ में आ गया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड क्यूसी रिएक्शन कोशेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये जो चीज है इसके बारे में मैं बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स से हमको एक इक्वेशन मिला है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाला इक्वेशन जो है थोड़ा अच्छे से लिख दूं, बहुत ही गंदा लिखा गया है, माफ कीजिएगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास चेंज इन चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है, जिसमें ये डेल्टा एच क्या बताता है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी बताता है। ये क्या बताता है? चेंज इन एंट्रोपी बताता है, चेंज इन एंट्रोपी बताता है। ठीक है, बताता तो है, एंट्रोपी मतलब क्या है? रैंडमनेस बताता है, रैंडमनेस बताता है। इस रैंडमनेस की वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं तो एंथैल्पी में, रिएक्शन के हीट में, रिएक्शन के हीट में चेंज आता है, जिसको डेल्टा एच बताता है। एंड ये जो फ्री एनर्जी है ये क्या बताता है कि रिएक्शन मेरा जो है वो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन ये जो ये एक रिएक्शन है ये देता है। तो स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमको पता है जो रिएक्शन है
जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। व्हाट इज दिस स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन जो है अपने आप होगा। मतलब इसका मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि ये जो एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे मैंने रामू को बोला चढ़ने के लिए, रामू भैया को बोला चढ़ाओ, ये पहाड़ चढ़ो। तो पहाड़ चढ़ने के लिए रामू भैया को एनर्जी लगना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा अपने आप। ठीक है, तो एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो रामू भैया के चढ़ने का जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब मेरा डेल्टा जी जो होगा चढ़ते टाइम पॉजिटिव होगा। जब रामू भैया पीक पे पहुंच गए, बैठे थोड़ी देर आराम करने के लिए, तब मैंने बोला भैया पहाड़ से जो है आप नीचे आ जाओ जितना जल्दी हो सके। तो रामू भैया जब इधर से आने लगे नीचे, तो उनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इस ढलान की वजह से उनको एनर्जी लगाना ही नहीं पड़ा। वो अपने आप उनके पैर चलते गए और रामू भैया सीधा इधर आके धड़ाम धड़ाम नहीं हुए, मतलब नीचे आ जाएंगे बिना एनर्जी के, बिना एनर्जी के नीचे आ जाएंगे। अब जैसे ही नीचे आ जाएंगे तो फिर हाँ, जो मेरा डेल्टा जी है नीचे आते टाइम वो मेरा नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कहानी क्यों बता रहा हूँ कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा तो मेरा रिएक्शन जो है अपने आप होने लगेगा। आपने जैसे ही रिएक्टेंट डाला अपने आप रिएक्शन होने लगेगा। अगर डेल्टा जी जो है मेरा पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी जो है वो मेरा पॉजिटिव है तो मुझे हीट देना पड़ेगा। तो इस चीज का रिलेशन जो है इसका, अगर मैं ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर मैं निकालूं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू होती है मतलब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है मेरे पास। ठीक है, दिस वैल्यू विल नॉट चेंज क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम पे ये इक्वेशन है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी में ये इक्वेशन निकाला गया है। सो इस चीज का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, महत्व बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोशेंट और गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से मेरे पास एक और, थर्मोडायनेमिक्स में से मेरे पास एक और मुझे मिलता है। इन दोनों का अगर मैं रिलेशन निकालूं, अगर स्टैंडर्ड का और वेरिएबल गिब्स फ्री एनर्जी का मैं अगर रिलेशन निकालूं तो थर्मोडायनेमिक्स ने हमको और एक इक्वेशन दिया है जो कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ठीक है, ये रिलेशन मुझे मिला है, ये रिलेशन मुझे मिला है थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या है, फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। ठीक है, एंड डेल्टा जी जो है नॉर्मल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी जो है नॉर्मल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एंड आर टी, आर गैस कांस्टेंट, एल एन क्यू सी, दिस क्यू सी इज क्वोशिएंट। ठीक है, दिस क्यूसी इज क्वोशिएंट। ठीक है, क्यूसी जो है वो क्या बताता है, क्यूसी जो है केसी से या क्यूपी जो है वो केपी से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है वो पता करना है हमको। तो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मतलब एनसीईआरटी में भी बताया है कि बहुत बच्चों को फिर भी समझ नहीं आता है क्यूसी करता क्या है। क्यूसी एक, आप मान लो टूल है, क्यूसी मान लो एक टूल है जो कि रिएक्शन रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है। क्यूसी जो है एक टूल है जो कि रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन रिएक्शन
will proceed to achieve इक्विलिब्रियम। टू अचीव इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? क्यूसी जो है, ये जो चीज है ये वेरिएबल है। कैसा है भाई? वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब। और केसी जो है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हो। केसी को अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हो, केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया ना, कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा केसी पे, मतलब के पे। एंड क्यूसी क्या है? क्यूसी एक टूल है, क्यूसी एक वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है। मतलब क्यूसी मैं पूरे रिएक्शन में कभी भी निकाल सकता हूं, और क्यूसी और केसी का मैं अगर रिलेशन देखूं तो मुझे डायरेक्शन पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए मूव होगा, ठीक है। मान लो मैं रिएक्शन कोई एक लेता हूं, ठीक है, ये ए से बी रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। अगर अगर ये रिएक्शन में, अगर क्यूसी मेरा, मैं रिएक्शन में कभी भी अगर कंसंट्रेशन, ये अपना जो कांस्टेंट है क्वोशंट, ठीक है, क्वोशंट का क्वोशंट निकालूंगा, तो वो जो है वो वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। और एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा, वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम। केसी और केपी जो है हम लोग एट इक्विलिब्रियम ही निकालते हैं ना, तो एट इक्विलिब्रियम के होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट जो क्यूसी है वो वेरिएबल होगा। तो क्यूसी क्या बताता है? क्यूसी निकाल के आप केसी से रिलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आगे जाएगी, या रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए पीछे आएगी, ठीक है। तो क्वोशंट का यही, क्वोशंट का यही काम है। अब ये रिलेटेड कैसे है इस चीज से? इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। ये रिलेटेड कैसे है इस चीज से? ये रिलेटेड कैसे है इस चीज से? आगे इसका नोट्स बना हुआ है, खाली अभी समझ लो कि इधर क्या हो रहा है। मैं इसको छोटा कर दिया थोड़ा ज्यादा, इधर से उतना लिखने लायक कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा खिचड़ी बन चुका है। तो आगे मैंने इसका सिंपल फॉर्म में लिख के रखा है, ठीक है। तो ये जो, अरे यार, ये जो चीज है, ये जो चीज है डेल्टा जी, ये जो रिएक्शन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ठीक है। इसको एक नए पेज में ही ले लेते हैं, चलिए। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ठीक है। ये क्यू सी जो है ये कोशेंट है। अभी तक आई होप कि आपको समझ में आ गया है क्वोशंट का क्या काम है। क्वोशंट जो है ये वेरिएबल होता है, क्वोशंट जो है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन बताता है, रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है। कैसे बताएगा रिएक्शन का डायरेक्शन? ठीक है, तो हम लोग कोई भी रिएक्शन के लिए एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मुझे पता है, एट इक्विलिब्रियम केसी या तो केपी जो होगा वो इक्वल टू क्यूसी या क्यूपी होता है, ये होता है भाई। मान लो, मान लिया हम लोग, ठीक है। केसी और केपी जो है एट इक्विलिब्रियम, क्यूसी और क्यूपी जो है एट इक्विलिब्रियम जो होगा केसी और केपी होगा। दूसरी चीज, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये कभी जीरो नहीं हो सकती। तो डेल्टा जी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो भैया, ये भी मान लिया डेल्टा जी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज है, तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में फिक्स्ड वैल्यू है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो हम लोग को पता है जीरो होती है। डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो मैं अगर इसमें पुट करूँ ये सारे रिलेशंस, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, आर टी एल एन क्यू सी। क्यूसी की जगह मैं केसी लिख सकता हूँ, या तो केपी ले सकते हो या तो केसी ले सकते हो, दोनों लेके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पे जीरो ले लूँ, डेल्टा जी नॉट प्लस
RT ln KC मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं एट इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, RT, सॉरी माइनस ना, माइनस RT ln KC हो जाएगा। अब मुझे ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिला, तो मुझे अब इस KC को आइसोलेट करना है, KC को आइसोलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, RT को नीचे जाने दूं, तो क्या हो जाएगा, RT को नीचे जाने दूं तो इधर हो जाएगा ln KC इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, माइनस के साथ ही ले आया इधर भाई, माइनस के साथ ही ले जाते हैं, RT को नीचे ले जाते हैं, RT नीचे आ गया, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को मैं अगर लॉगरिथम में लॉग बेस 10 ले लूँ तो 2.303 ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करूँ तो 2.303 लॉग बेस 10 KC इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, ठीक है। ये रिलेशन मिला मेरे को, ये रिलेशन मिला। 2.303 को भी नीचे ले जाओ तो लॉग बेस 10 KC इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT, ठीक है। ये लॉग का वैल्यू KC का वैल्यू है। अब इस लॉग की जगह पे मैं एंटी लॉग अगर लेता हूँ, इस लॉग की जगह पे मैं एंटी लॉग, हाँ लॉग की जगह पे एंटी लॉग लेता हूँ तो ये जो 10 है ये इधर आ जाता है, तो KC की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, KC की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 10 के पावर में चला जाएगा। तो 10 के पावर में माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT, ठीक है। ये मुझे KC का रिलेशन मिला, ठीक है। ये मुझे KC का रिलेशन मिला, जो कि हमको उतना ज़्यादा काम नहीं है, जो कि हमको उतना ज़्यादा काम नहीं है। काम जिसका है वो मैं बताता हूँ, वो वाला रिलेशन। ये आपको इस कॉर्नर पे दिख रहा है, मैं हट जाऊँ थोड़ा, दिख रहा है, ठीक है। चलिए, काम जिसका है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एंटीलॉग लेता हूँ, पर मुझे अगर एंटीलॉग नहीं लेना है और मैं इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में ले जाऊँ, अगर मुझे एंटीलॉग नहीं लेना है, मैं एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में ले जाऊँ, तो ये ln KC जो है माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT है, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले जाऊंगा तो KC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E के पावर में डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, E के पावर में डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ये इक्वेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये रिलेशन बताता है, किसके बारे में रिलेशन बताता है, डेल्टा जी किससे, मतलब पहले देख सकते हैं हम लोग किसके बारे में, इसको बड़ा कर दें, ये क्या कर दिया भाई, हाँ इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, ठीक है। इधर था ना, चलिए बहुत बड़ा हो गया, बहुत जगह है, ठीक है। आजा भाई, ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको, ठीक है। हाँ क्या बता रहा था मैं, रिलेशन बिटवीन KC कोशेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये इक्वेशन जो है KC कोशेंट और गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बताता है, रिलेशन एट इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है, एट इक्विलिब्रियम हमने लिया है, एट इक्विलिब्रियम हमने लिया है। अब आप एक एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया सा एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम के थ्रू आप बहुत इजीली समझ सकते हो, क्या समझ सकते हैं, जो भी हमने अभी तक समझा है उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम मेरा QC या QP जो है वो KC एंड KP के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं अगर दो बार्स बनाऊं इधर, एक को QC बोल दूं या तो QP बोल लो कुछ भी, एक को KC बोल लो, मतलब ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से शेड कर देते हैं, ठीक है। QC, अब आप KC को सुपीरियर मानो कि एट इक्विलिब्रियम दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। अगर मेरा QC जो है, सॉरी मेरा KC जो है, अगर वो बड़ा हो जाता है, मतलब मैं ऐसे बना दूं तो ये मेरा QC है, ये मेरा KC है, ठीक है। अगर मेरा KC
बड़ा, केसी की वैल्यू बड़ी हो जाती है, मतलब क्यूसी की वैल्यू छोटी है, तो अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंचने में टाइम है। ये क्या बता रहा है? अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंचने में टाइम है, और मेरा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। मेरा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। मतलब इसने क्या बताया? केसी के हेल्प से हम लोगों ने डायरेक्शन पता कर लिया। वाह 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 वाह। केसी के हेल्प से, क्यूसी के हेल्प से हमने डायरेक्शन पता कर लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर मेरा केसी बड़ा हो जाएगा। अगर मेरा केसी छोटा हो गया भाई, केसी अगर छोटा हो गया क्यूसी से, अरे क्यूसी है ना, ये क्यूसी है बराबर, इसको केसी लो, इसको क्यूसी लो। तो ये क्या बता रहा है? क्यूसी अगर बड़ा हो गया केसी से, तो ये क्या बोलेगा भाई? इक्विलिब्रियम पीछे है, पीछे चलना है हमको। इक्विलिब्रियम जो है वो कंडीशन पीछे है, तो हमको पीछे जाना है। पीछे जाना है तो मतलब ये क्या बताया? बैकवर्ड डायरेक्शन बताया, बैकवर्ड डायरेक्शन बताया। चलो बहुत बढ़िया, बैकवर्ड डायरेक्शन बता दिया। तो ये क्या बता रहा है? केसी एंड केपी दोनों जो है वो कांस्टेंट है। क्यूसी जो है, मतलब वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है केसी और केबी की, और क्यूसी जो है वो वेरिएबल है। क्यूसी जो है, ये जो है ये वेरिएबल है। तो ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में रिएक्शन आपका जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करेगा। तो ये मतलब इनडायरेक्टली नहीं, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को ही बताता है। जेनरिक क्वेश्चन रूल सब, ये जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, क्वेश्चन रूल है, केसी, ये सब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका आप प्रॉपर नोट्स इधर से देख सकते हैं। जो भी मैंने अभी बताया, जो भी मैंने अभी बताया उसका लिखा हुआ, अच्छा सुंदर सजाया हुआ, अच्छा तो नहीं बोल सकते, समझ में आना चाहिए। समझ में तो आ रहा है ना, दिख रहा है ना, बस बहुत बढ़िया। तो ये नोट कर लेना, यही चीज मैंने पीछे समझाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को पूरा कवर किया है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को पूरा कवर किया है, और क्वोशिएंट रूल के बारे में समझे है। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है और उसका रिलेशन क्या है केसी केपी के साथ, केसी एंड क्यूसी के साथ, एंड गिव्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो आई होप सो, आई होप आपको इधर तक जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी कुछ बताया है, इतने देर से जो भी कुछ मैंने बोला है, उसमें से कुछ भी थोड़ा भी आपको, कुछ थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक अगर पसंद आया हो तो ही लाइक करिएगा, अगर समझ में आया हो तो ही लाइक करिएगा, वरना तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इधर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होता है। इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू वेरी मच।